literally means. कुछ समय पहले की बात है। रांची शहर के एक छोटे से गांव में संतोष नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी चंद्रमुखी और बेटी सुधा रहती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। लेकिन संतोष टूटी फूटी झोपड़िया में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी गिरता था। एक दिन संतोष की पत्नी संतोष से कहती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। संतोष अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। अगली सुबह होती है तो संतोष अपने काम पर चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, साहब जी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैं जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटी फूटी घर में नहीं रह पाएगी। संतोष की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता, और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा साहब जी। अरे तूने अभी तो उतना काम भी नहीं किया है कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। संतोष के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है। और फिर शाम हो जाती है। संतोष बेचारा जब शाम को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी चंद्रमुखी उससे कहती है, संतोष जी, क्या आप मालिक से उधार पैसे ले आए? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद चंद्रमुखी भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा। संतोष चंद्रमुखी से कहता है, अभी ठंडी आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने के पहले तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा, और तब शायद मालिक मना ना करें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने पहले तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यूं ही संतोष को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को संतोष अपने मालिक से पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और उनसे कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगा है। अरे अब तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। संतोष के इस बार भी लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बता देता है। अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपया है। 500 रुपया देखकर संतोष कहता है, मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन मालिक उसे अपने बातों में फंसा देता है और संतोष के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्का मार के निकाल देता है। संतोष को कम पैसे मिलने तथा काम से न निकाल देने जाने से बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे करेगा क्या। यूं ही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। इसे यह निराशा देख चंद्रमुखी कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए, और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर संतोष की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर संतोष उन पैसों से घर में खाने के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। संतोष काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और रात के समय में संतोष के घर में खिड़कियों से और दरवाजे से काफी ठंडी हवा आने लगती है। रात भर ठंडी हवा आने की वजह से संतोष और उसकी पत्नी और बेटी रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास एक कंबल था।
अब उससे भी ठंड नहीं रोकता था। जैसे तैसे किसी तरह एक रात बिताते हैं और अगली सुबह होती है तो संतोष की पत्नी चंद्रमुखी संतोष से कहती है, संतोष जी, ऐसा कब तक चलेगा इतनी ठंडी में? हम दोनों तो किसी तरह अपना समय काट सकते हैं, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो ठंड की वजह से मर जाएगी। चंद्रमुखी, तुम सत्य कह रही हो। मैं आज ही जाकर बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर संतोष काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें देने के लिए अगर तुम चाहो तो और किसी दुकान पर जाकर तुम काम ढूंढ सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर संतोष घर की तरफ चल देता है। संतोष के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं चंद्रमुखी, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से संतोष की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है। और चंद्रमुखी संतोष से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवा खाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली दवा ले आऊं। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों को इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। संतोष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद संतोष अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहता है, मुझे रोना आ रहा है। अपनी बीमार बेटी को देखकर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सकें। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। संतोष उठता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं। हमारे ऊपर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज कर दो डॉक्टर साहब, नहीं तो वह मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटी सी बेटी पर रहम करो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में काम करके आपका एक एक पाई चुका दूंगा। संतोष के बहुत मिन्नती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर संतोष और उसकी पत्नी चंद्रमुखी रोने लगते हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। जब संतोष की आंख खुलती है तो देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। ये देख संतोष के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मुझे अंदर किसने लाया और चंद्रमुखी और सुधा कहाँ हैं? इतने में ही वह डॉक्टर उसके पास आता है, जिसने उसकी बेटी को पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग ही सीढ़ियां पर बेहोश हो गए थे। संतोष उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके बताते हैं। अब संतोष जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। यह सुनकर संतोष उसे धन्यवाद कहता है और फिर संतोष अपनी बेटी सुधा से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वह औरत संतोष से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर संतोष बेचारा उसे अपने सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह औरत संतोष और उसके परिवार वालों की मदद करती है और संतोष का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब संतोष की गरीबी और ठंड दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है।
गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत ही मेहनती किसान था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। किशन बड़ा ही ईमानदार किसान था। पूरे गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। वह एक जमींदार के यहाँ काम किया करता था, जिससे उसका गुजर बसर हो जाता था। ठंड का मौसम आने में थोड़ा ही वक्त बाकी था और किशन के घर राशन खत्म होने को था। किशन की पत्नी उसको कहती है, एजी सुनते हो, घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और आगे ठंड भी आ रही है। आप बारिश और ठंड से पहले ही घर का सामान ले आएं ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। ठीक है सुनीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये बोलकर किशन जमींदार के खेत में चला जाता है और उसके खेत में हल चलाना शुरू कर देता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो जमींदार से पैसे लेने जाता है तो जमींदार पैसे देने से इनकार कर देता है। किशन परेशान होकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सामान के इंतजार में बैठी हुई होती है। ये क्या आप तो खाली हाथ लौट आए? क्या आप बाजार से सामान लाना भूल गए? जमींदार ने पैसे ही नहीं दिए। एक तो पूरा दिन काम करने के बाद एक फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं हुई। शायद हमारी किस्मत ही खराब है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, जिससे हमारे ठंड के मौसम में गुजारा हो जाएगा। ऐसा कहकर किशन अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो तेज हवाएं चल रही होती हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ पानी ही पानी होता है और हर कोई ठंड से कांप रहा होता है। हर कोई अपने घर में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिशें कर रहे थे। ये सारा मंजर देखकर किशन परेशान हो जाता है, क्योंकि किशन के घर न खाने को राशन था और न ही जलाने को लकड़ियां थीं। अरे एक तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ऊपर से इस बारिश और आंधी को भी इसी वक्त आना था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अजी आप परेशान मत हो, मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं, उन्हें बेचकर घर का सामान ले आइए। ठीक है, बस मैं अभी बाजार की तरफ निकलता हूँ और घर का सामान लेकर वापस आता हूँ। तुम बस बारिश और आंधी में अपना ख्याल रखना। इतना कहकर किशन बाजार पहुंच जाता है। बाजार पहुंचने के बाद किशन एक जौहरी के पास जाता है और अपनी पत्नी के जेवर दिखाता है और कहता है, अरे सेठ जी, मुझे ये जेवर बेचने हैं, आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे? देखिए भाई साहब, इसकी बनावट को देखते हुए मैं आपको इसके सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ। किशन जेवर को बेचकर जो पैसे मिले उससे घर का सामान खरीद लेता है। अब मुझे जल्द ही गांव की तरफ वापस लौटना चाहिए। पता नहीं गांव में आंधी और ठंड से कितना नुकसान हुआ होगा। अब किशन घर की तरफ चल पड़ता है। शाम का वक्त हो जाता है। किशन चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा होता है। उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत जो कि ठंड से कांप रही थी उसे दिखाई देती है। किशन उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी, आप इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और इस कड़ाके की ठंड में आप अपना गुजारा कैसे कर लेती हैं? बस बेटा, मेरा गुजारा ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। माँ जी, आपकी देखभाल इस ठंड और बारिश के मौसम में कौन करता है? बेटा, सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से हो जाता है। बेटा, इतने ठंड और तूफान के मौसम में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? जी, मैं बाजार की तरफ गया हुआ था। घर का राशन खत्म था। बस वही राशन लेकर अब घर की तरफ जा रहा हूँ। क्या आपके पास इस ठंड के मौसम का राशन और ज़रूरी सामान मौजूद है? नहीं बेटा, मेरे पास ना राशन है ना लकड़ियाँ। ये सुनकर किशन परेशान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने इन बूढ़ी माताजी की मदद ना की तो वो इस ठंड के मौसम में जिंदा नहीं बच पाएंगी। किशन फैसला करता है कि वो सारा राशन और लकड़ियाँ
बूढ़ी औरत को देकर घर खाली हाथ जाएगा। फिर किशन उस बूढ़ी औरत को सारा सामान दे देता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, घर पर मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। किशन जैसे ही घर की तरफ बढ़ने लगता है, वह बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी से एक मटका लेकर आती है और किशन को दे देती है और कहती हैं, बेटा ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी ठंड का गुजारा आराम से हो जाएगा। फिर किशन जादुई मटका लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और सुनीता किशन के इंतजार में बैठी हुई होती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस घर आ गए। आप लकड़ियाँ और राशन लाए या इस बार भी आप खाली हाथ लौट आए? चलो सुनीता, जल्दी से अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। अभी मैं बारिश में भीग गया हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ जलाओ। सुनीता लकड़ियाँ जलाकर किशन के कपड़ों को सुखाती है और किशन से पूछती है कि आपको ये मटका कहाँ से मिला? फिर किशन पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे यह मटका मिला। जब वो राशन लेकर वापस घर की तरफ आ रहा होता है तो उससे एक बूढ़ी और मिलती है। उनके पास राशन खत्म हुआ होता है। मैं उनकी मदद करता हूँ और अपना सारा राशन उनको दान कर देता है और बताता है कि यह जादुई मटका मुझे उस बूढ़ी औरत ने दिया है। फिर किशन आराम से अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो मौसम बिल्कुल साफ हुआ होता है। बारिश और आंधी थम जाती है। उस जादुई मटके से किशन का घर लकड़ियों और राशन से भर जाता है, जिससे वो दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है और खुशी से सुनीता के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करता है।